तो हम हैं लेक्चर नंबर 39, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज। किसमें? एक बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज फंडामेंटल बेसिक्स करने वाली है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर 4 यूनिट 1 कैटेगरी बी। ऑलराइट, एंड दीज आर द फंडामेंटल बेसिक्स। दीज मींस ये बहुत चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी वी विल प्रिपेयर दैट विद शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से। सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनती है, सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती है, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती है। एंड ये 1/4/2014 से ये नोटिफिकेशन इशू हुई थी। ये वाली जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 वाला है, दिस अप्लाइज डजंट अप्लाई ऑन इंश्योरेंस कंपनीज। उनके अपने अकाउंट्स बनते हैं। बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, उनके भी खुद के अपने अकाउंट्स होते हैं। पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होता है, उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद ये बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट हो गया, जिसके अंदर अपन अभी के लिए नहीं जा रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स में तो बेसिकली अपन पहले इसकी बात करने वाले हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी के पोर्शन की, जहां पे पहला पोर्शन है शेयर होल्डर्स फंड का। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में 3 पॉइंट आते हैं। शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये 3 डिस्कस करने वाले हैं। शेयर कैपिटल, इन सबके नोट्स टू अकाउंट्स डिस्कस करेंगे बेसिकली अपन, कि कैसे बनते हैं, और उसके अंदर ही अपने को पता चल जाएगा कि इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो व्हाट इज दैट पोर्शन रे? तो पहले तो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पोर्शन के जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो कब बनाने हैं, ये भी तो पता हो। तो नोट्स टू अकाउंट्स कब बनाने हैं? चलो, बेसिकली अगर हेडिंग में अगर हेडिंग में अगर हेडिंग में एक आइटम से एक अगर हेडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हेडिंग थी शेयर कैपिटल, अगर इस हेडिंग के अंदर मोर देन वन आइटम हो, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। बैलेंस शीट में आप एक ही हेडिंग लिखाओगे और जो आइटम्स होंगे वो नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे। फिर हेडिंग के अंदर आइटम एक ही है, बट जो आइटम है उसकी जो वैल्यू है उसको रिवाइज करना है। जैसे ओपनिंग में से कुछ ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको रिवाइज करना, वैसा कुछ। ठीक है, तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। फिर आइटम एक ही हो, बट जो हाँ, समझ गया। आइटम एक ही हो, बट उसके जो पार्ट्स हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स में शो करने मैंडेटरी है। कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल जो ट्रेड पेबल्स का पॉइंट होता है, ट्रेड पेबल्स कम्स इनटू टू, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अभी जो क्रेडिटर है, मान लो वो उसमें एक ही आइटम है भाई, 5 लाख, बिल्स पेबल दिए ही नहीं है, तो मतलब ट्रेड पेबल्स में ओनली क्रेडिटर्स आने वाले हैं। एक ही आइटम होता है मोस्टली जो ट्रेड पेबल्स होता है उसमें। अगर कुछ ना दिया हो नोट्स टू अकाउंट्स में, अज्यूम किया जाता है कि वो क्रेडिटर ही होंगे। बिल्स पेबल क्योंकि सेपरेटली हमेशा शो करते ही हैं, तो उसको क्रेडिटर अज्यूम किया, तो इसके हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट क्रेडिटर में क्या हुआ कि जो 5 लाख के क्रेडिटर थे उसमें से कुछ क्रेडिटर थे जो 6 मंथ्स के अंडर अंडर पेमेंट थी, और कुछ की पेमेंट 6 मंथ्स के बाद थी। ऑलराइट, तो उसको जो अकाउंट्स वाले बोलते हैं कि इन दोनों को आपको अलग तरीके से शो करना है, अलग अलग सेपरेट करके शो करना है। सो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं, बिकॉज वन आइटम ओनली वन आइटम हैड सम पार्ट्स दैट हैड टू बी शोन, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाए। चौथा चौथा हेडिंग और आइटम का अगर नाम मैच नहीं कर रहा है, हेडिंग और आइटम का नाम मैच नहीं कर रहा है, एक आइटम है पर हेडिंग और आइटम का नाम मैच नहीं करता है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 12% डिवेंचर्स ही है सिर्फ अपने पास, बट ये और ये दो हेडिंग्स हैं, इनका नाम नहीं मैच करता है, तो अपने को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। अगर नाम सेम होता तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करने वाले तो 4 पोर्शन हो गए। 4 पोर्शन कौन से हो गए? एक तो हेडिंग हो, हेडिंग में ग्रेटर देन वन आइटम हो। दूसरा पोर्शन हुआ कि हेडिंग में एक आइटम हो बट कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट हो, कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो। तीसरा हुआ हेडिंग भी एक हो, आइटम भी एक हो, कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड ना हो, बट आइटम के थोड़े पार्ट्स करने हैं, जैसे विद इन 6 मंथ्स एंड आफ्टर 6 मंथ्स। चौथा हेडिंग और जो आइटम है उनका टाइटल मैच नहीं करता है। ठीक है,
क्योंकि अपने को सपना थोड़ी आएगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 12% डिबेंचर से, और भी बहुत पोर्शन हो सकते हैं, तो दिखाना जरूरी है। ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स में अगर सिर्फ क्रेडिटर दिया है, इवन दो हेडिंग मैच नहीं कर रही है, बट इट्स अज्यूम्ड कि उसमें क्रेडिटर ही होंगे, तो उसमें शो करने की जरूरत नहीं है मोस्टली आपको, नहीं तो नोट्स टू अकाउंट्स ऐसे अलग बनाने पड़ते हैं। ठीक है। या तो शेयर कैपिटल की बात करने वाले हैं कि शेयर कैपिटल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, इसके नोट्स को कैसे बनाना है, सब कुछ वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके नोट्स टू अकाउंट्स हैं, पहले तो वो हमेशा बनेंगे शेयर कैपिटल के। चलो उसके बाद क्या क्या बनेंगे। पहले तो जो आपके पास डिफरेंट टाइप के शेयर होंगे, आपके पास इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, उसमें जो ऑथराइज्ड कैपिटल है और इशूड कैपिटल है। इशूड कौन सी, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है तो उनको अलग अलग शो करना है। तो आपने ऑथराइज शो किया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये बैलेंस शीट में नहीं आता है, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स के लिए है। और फिर इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल लिखा कि 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, इतने पैसे कॉल्ड अप हैं, वगैरह वगैरह, वो लिखा, वो सब लिखा, और जो इधर बचेगा अमाउंट वो बैलेंस शीट में आता है। करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब जो पैसे अनपेड आपके सब्सक्राइबर्स से जो आपको पैसे रिसीव होने हैं, तो इसको क्या करना है, इसको कैसे शो करना है। इसको अब जो कॉल्ड अप कैपिटल होगा, जो कॉल्ड अप कैपिटल होगा उसमें से, मतलब जितने आपने पैसे की कॉल शेयर होल्डर से मंगवा ली, उसमें से जो कॉल्स इन एरियर है, जो पैसे आए नहीं, उनको लेस करके शो करेंगे। सो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसमें से 7 कॉल्ड अप थे तो इतने पैसे, और कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट इससे लेस करके शो कर रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस आ गए, एडवांस में पैसे आएंगे, तो इनको क्या करना है, वी डोंट शो इट अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। इसको अपन, ये अपनी लाइबिलिटी बन गई, ये अपनी अदर करंट लाइबिलिटीज में शो होगा, नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शोन इन अदर करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मान लो शेयर ने, किसी ने 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए पे कर दिया और लास्ट कॉल पे नहीं की 4 रुपए की, फिर आपने उसका शेयर फॉरफिट कर दिया। तो इसके बाद उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बेसिकली क्या करते हो, तो उसका शेयर फॉरफिट करते हो, तो जो 6 रुपए उसने पे किए थे दैट इज योर प्रॉफिट। बाकी तो आप उसके बाद क्या करोगे, आप उस शेयर को कहीं और री इशू करोगे, एंड दैट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली री इशूड एट अ डिस्काउंट। तो मान लो आपको 6 रुपए प्रॉफिट हुआ था और आपने उस 10 रुपए के शेयर को 2 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया, तो 8 रुपए आए आपके पास। आपके पास जो नेट प्रॉफिट हुआ, वैसे आपका वो कितना हुआ, 6 रुपए आपने फॉरफिट किए, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है दैट इज नॉट कंपनीज, दिस इज नॉट कंपनीज रेगुलर ऑपरेशन से प्रॉफिट, so दिस प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो ये फॉरफीचर का सारा प्रोसेस होता है। अब फॉरफीचर के प्रोसेस में मान लो हमने शेयर फॉरफिट कर लिया पर अभी री इशू नहीं करा है, री इशू करने से पहले बैलेंस शीट डेट आ जाती है, तो जब तक वो शेयर री इशू नहीं होता है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है दैट विल बी शोन सेपरेटली इन नोट्स टू अकाउंट्स इन इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है ये, क्योंकि जो ये है 20,000 इक्विटी शेयर 7 कॉल्ड अप, इधर वो नहीं आएगा बिकॉज वो शेयर फॉरफिट कर चुके हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अलग से शो करेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। उसके बाद बोनस शेयर की बात करते हैं। अगर बोनस शेयर इशू हुआ है, बोनस शेयर कैसे इशू होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से पैसे निकलते हैं, माइनस होंगे, और शेयर कैपिटल में प्लस होंगे। बोनस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर्स में शो करते हो अलग से। सो व्हाट यू विल डू इज कि आप लिखोगे इशूड कैपिटल मेरा इतना है, फॉर एग्जांपल 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच इतना, उसमें ब्रैकेट डालोगे, ब्रैकेट में लिखोगे आउट ऑफ दीज इतने बोनस शेयर थे। और ये जिस दिन आपने ये बोनस शेयर इशू किए, जब आपने पहली बार, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप इस बोनस शेयर, इस ब्रैकेट को बना के लिखोगे कि हमने इतने बोनस शेयर इशू किए। ये क्यों करते हैं, बिकॉज ये यूजर्स के लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है वही बोनस शेयर्स को इशू करती है। और ये 5 ईयर का कॉन्सेप्ट क्यों लिया है, बिकॉज अगर 20 साल पहले के बोनस शेयर थे उनको आज शो करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की 20 साल थी वो अभी चेंज हो गई होगी। बट 5 ईयर्स इज काइंड ऑफ कि कॉमन सेंस लगा के कि 5 साल का पीरियड ठीक है, कि कंपनी ने आज बोनस इशू की है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा तो अपन 5 साल तक लिखते रहेंगे। वी डोंट हैव टू टेल द रिसोर्स ऑफ द बोनस शेयर्स कि ये बोनस शेयर्स कहाँ से इशू हुए हैं, जस्ट टेल कि बोनस शेयर्स हैं इसमें। ऑलराइट, ऑलराइट। बोनस के अलावा क्या इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा, इसको भी अपन अलग से शो करेंगे, दैट्स इट, इसको अलग से शो करेंगे।
बस इधर 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 और ऐसे ऐसे अलग से शो कर देंगे। फिर बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? सो एक तो फ्री रिजर्व्स होते हैं, फिर स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं। फ्री रिजर्व्स आर द रिजर्व्स व्हिच आर फ्री फॉर यूज। फ्री फॉर यूज कौन से होते हैं, या इनकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? दैट वी कैन पे डिविडेंड फ्रॉम दीज रिजर्व्स। ये जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, ये तो नाम में डिविडेंड है। जनरल, पीएनएल, रेवेन्यू रिजर्व, ये सारे फ्री रिजर्व्स है। कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस। एनी पर्पस के सेंस में डिविडेंड होता है। स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? दे आर केप्ट फॉर स्पेसिफिक यूज। ये डिविडेंड देने के काम अपन नहीं यूज कर सकते। तो हाँ, जैसे कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ अ लॉ और एन एक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था एक्ट में करने को। कंटिन्यू इन बैलेंस शीट फॉर अ सर्टेन पीरियड, और इनको यूज नहीं करते, बस बैलेंस शीट में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लॉ ने बोला है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ऐसे ऐसे अलग अलग रिजर्व है जो लॉ ने बोले, पर इनको यूज कहीं नहीं किया जाता है, बस सजा के रखे होते हैं बैलेंस शीट में। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है भाई? इनके जो रिजर्व्स बनाते हैं, जैसे कोई भी रिजर्व का नाम होगा, उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, एडजस्टमेंट आएगी और बस आउट। पीएनएल अकाउंट का क्या है? उसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा प्लस नेट प्रॉफिट आएगा इस साल का, बाद में उस नेट प्रॉफिट से जो अप्रोप्रिएशंस टू चार्ज है, जो सॉरी अप्रोप्रिएशंस टू प्रॉफिट है, उनको लेस किया जाएगा। जैसे डिविडेंड पे कर दिया प्रॉफिट से, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया, कुछ ट्रांसफर्स टू रिजर्व जो प्रॉफिट की अकाउंट थी किसी और रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, तो वो सब इधर शो होगा। पीएनएल अकाउंट का अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो उसको आप इधर ही ऐसे डेबिट बैलेंस करके शो कर दोगे, ना कि आप इसको एसेट साइड लेके जाओगे। ऑलराइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका ये कौन सा है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड का थर्ड पॉइंट है। तो ये होता है जो शेयर्स होते हैं बियरर फॉर्म में इशू होते हैं, ये वो वाले होते हैं। बियरर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिसके पास भी, जो भी उस सर्टिफिकेट को होल्ड कर रहा है, शेयर के बियर कर रहा है उस सर्टिफिकेट को, तो वो शेयर उसका मान लिया जाता है। जो बियरर फॉर्म वाले होते हैं, दीज शेयर्स, ये मियर डिलीवरी से, या बस जिसके पास भी सर्टिफिकेट है, जब उसी का शेयर माना जाता है। कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में शेयर होल्डर का नाम नहीं स्टोर करती है, बस जिसके पास शेयर है, कंपनी को ये पता है कि उसके पास ये शेयर इशू हुए हैं, इट डजेंट नो दैट किसका शेयर है। तो जो भी इस शेयर को होल्ड करता है, उसका वो शेयर माना जाता है। दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इशू ऑफ शेयर इन बियरर फॉर्म्स इज शेयर वारंट्स। ठीक है। ऑलराइट। ऑलराइट। तो बस इसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार।